रात अभी शुरू ही हुई थी कि जब बस ने मुझे बीच रास्ते में उतार दिया। जब तक मैं अपने आसपास देखकर ये एहसास कर पाता कि मैं गलत जगह उतर गया हूँ, तब तक बस निकल चुकी थी। मैंने सोचा कि सड़क के इस सुनसान हिस्से में ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास होने और मेरे लिए वापस आने का मुझे इंतजार करना चाहिए। अब इस बात को कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन बस ड्राइवर वापस नहीं आया। खैर, मेरा नाम नोआ है। मेरे फोन की बैटरी काफी देर पहले ही खत्म हो गई थी। हवा पहले से और ठंडी होती जा रही है। जैसे जैसे मैं चलता रहा वो और तेज और चुभने वाली हो गई। अचानक मेरे सामने रोशनी चमकी और उसके बाद क्लास की घंटी बजने लगी। उस रोशनी ने दूर किसी प्रकार की अंधेरी रचना को रोशन कर दिया। वो कोई ऑफिस या किसी और चीज की बिल्डिंग हो सकती थी। मैंने तय किया कि मैं वहां जाऊंगा। सड़क से हटकर और गिरी हुई बर्फ के रास्ता तय करते हुए मैं उस बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्डिंग किसी ऑफिस की नहीं थी, बल्कि वो तो एक स्कूल था। खैर, मैंने आते हुए तो नहीं देखा था। वो खाली स्कूल जैसा लग रहा था। गंदगी से रास्ता बनाते हुए मैं दरवाजे तक पहुंचा जो खुला हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि उस बिल्डिंग में अभी तक बिजली थी। हेलो, क्या कोई यहाँ है? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है, इसलिए मैंने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या बकवास! कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। डरावने चेहरे वाले एक अनजान आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसकी नजरें बहुत बुरी थी। मैंने कभी भी किसी के भी मुंह में इतने सारे दांत नहीं देखे। उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। और फिर मेरी नजर उसके पैरों पर गई। उसने जूते नहीं पहने हुए थे। उसकी खौफनाक उंगलियां कीड़े मकोड़ों की तरह फड़फड़ा रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। देखो, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन बाहर तूफान आ रहा है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। ठीक है, चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाओ। उसने अचानक अपनी खाली कलाई की तरफ देखा, जैसे वो घड़ी में टाइम देख रहा हो, और फिर उसने मुझे गुस्से से देखा। मैं तुम्हारी वजह से क्लास के लिए लेट हो गया हूँ। क्लास? कौन सी क्लास? चुप रहो। मेरे स्टूडेंट्स कब से आए हुए हैं, उन्हें किसी और की आवाज सुनना नहीं पसंद। तो अब मेरा पाला एक पागल आदमी से पड़ा है। बहुत बढ़िया। मैंने उसे बाएं तरफ बनी हुई क्लास में जाते हुए देखा। मॉर्निंग क्लास। माफ करना, मैं लेट हो गया। आखिर ये पागल बात किससे कर रहा है? मैंने दबे हुए पांव से क्लास में झांक कर देखा और पाया कि वो आदमी बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। उसके सामने टूटी हुई कुर्सियां और टेबल रखी हुई थी, जिन पर फटे हुए गुड्डे रखे हुए थे। हर एक अलग रंग और साइज का था। वो आदमी खिलौनों से बात करता रहा। वो हंसता, उन्हें डांटता जैसे कि वो असली बच्चे हों। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत डरावना था। फिर मुझे लगा कि ये भी कोई पागल बेघर आदमी होगा जिसने मेरी ही तरह इस खाली स्कूल में पनाह ली होगी, और शायद उसने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है, जिस वजह से वो इस तरह का बर्ताव कर रहा है। उसे उसके हाल पर छोड़कर मैं कॉरिडोर के एक कोने में चलने लगा। आखिर में प्रिंसिपल का ऑफिस था। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बुरी तरह से उल्टी करने लगा। किसी चढ़ी हुई चीज की गंदी बदबू ने मेरे फेफड़े जला दिए। वो कमरा बच्चों के डायपर से भरा हुआ था। हाँ, इस्तेमाल किए हुए बच्चों के डायपर। मैं नहीं जानता कि वो सब इस कमरे में कैसे आए, लेकिन ये मुझे वापस हाईवे ले लेने के लिए, मनाने के लिए काफी था। मैं खांसते हुए पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागने लगा कि अचानक वो आदमी अपनी क्लास से बाहर निकल गया और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसने मुझे हवा में उठाया और मेरी आंखों में देखा। मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से चले जाओ, तो तुम मेरे कमरे में क्यों गए? क्या तुम्हें नियम का पालन करने में कोई दिक्कत है? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? हाँ, छोड़ो मुझे वरना मैं। उसने मुझे हवा में छोड़ दिया। मैं अपनी छाती के बल जमीन पर गिरा और मुझे घुटने में चोट लग गई। फिर उस आदमी ने मुझे मारने के लिए अपनी टांग हवा में उठाई। मुझे गंदे बच्चों से सख्त नफरत है। गंदे बच्चों को सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले कि मैं वहां से हट पाता, उसने मेरे हाथ पर अपना पैर जोर से मारा। उसने दूसरी बार भी निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं घूम गया। मैं अपने सूजे हुए हाथ को लेकर खड़ा हुआ। देखो देखो देखो, मुझे माफ कर दो, बस मुझे जाने दो। मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। तो अब तुम्हें जाना है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी क्लास अपना काम कर रही है और तुमने उन्हें बीच में परेशान किया है। वो मेरे ऊपर कूदा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में घसीटने लगा। तुम्हारे डायपर बदलने का वक्त आ गया है।
चिंता मत करो, मेरे पास बहुत से साफ डायपर भी पड़े हैं। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी क्लास की बेल दूसरी बार बजी। वो आदमी बीच में ही रुक गया। उसने मुझे छोड़ दिया और एक बार फिर अपनी अदृश्य घड़ी की तरफ देखता रहा। लंच ब्रेक खत्म हुआ, मुझे क्लास में वापस जाना चाहिए। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उन खिलौनों को पढ़ाने वापस चला गया। मैं उठा और बिना एक भी पल जाया किए दरवाजे की तरफ भागकर बर्फीली सड़क पर चला गया। मैं मोटी बर्फ में भागते हुए ऐसे फिसल रहा था जैसे मैं कोई कैदी हूँ जो जेल तोड़कर भागा है। मैं गिरता फिरता, उठता फिर गिरता, लेकिन मैं रुका नहीं। जब मैं हाईवे पर पहुंचने वाला था तो मैंने किसी गाड़ी की हेडलाइट अपनी तरफ आते हुए देखी। जैसे ही लाइट्स और करीब आई तो मैंने देखा कि वो एक पिकअप ट्रक था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और मुझे लिफ्ट दी। हे, तुम्हारी हालत तो काफी खराब लगती है। क्या हुआ तुम्हें बच्चे? प्लीज बस गाड़ी चलाइए अभी इसी वक्त। ठीक है ठीक है ठीक है। जब हम उस खाली स्कूल से काफी दूर आ गए तब मैंने उस आदमी को सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे अपने थर्मस में से गर्म कॉफी पिलाई और मुझे घर ले गए। मेरे घर वाले भी चिंता में थे। मेरे डैड ने ट्रक ड्राइवर का शुक्रिया किया और उन्हें मुझे घर तक सही सलामत छोड़ने के लिए कुछ इनाम दिया, लेकिन उन्होंने वो लेने से मना कर दिया और मुझे अगली बार के लिए सावधान रहने को कहा। अंदर जाने से पहले मैंने उनसे पूछा, उस खाली स्कूल में कौन रहता है? खैर, उस जगह पर कई समय से कोई नहीं रह रहा, लेकिन कुछ हफ्तों से लोग एक पागल आदमी को वहां देख रहे हैं जो रात में वहां रहता है। वो स्कूल में एक टीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन स्कूल में आग लग गई। कोई भी उस जगह से सही सलामत बाहर नहीं निकल पाया सिवाय उसके, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं। ओह माय गॉड! हाँ, लोग बताते हैं कि वो कितना अजीब है। कई लोगों ने तो उससे कब्रिस्तान से मरे हुए बच्चों के खिलौने चुराते हुए भी देखा था। बेहतर होगा अगर तुम उस जगह से दूर ही रहो। मैं अगले दिन सुबह उस जगह वापस गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुझे दरवाजा बंद मिला। मैंने उस जगह की खोज की, लेकिन मुझे वो आदमी कहीं नहीं दिखा। क्रिसमस अभी के लिए एक मजेदार समय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब बर्फ गिरना शुरू होती है, खासकर जब बर्फीला तूफान आता है, तो ना चाहते हुए भी डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि 3 साल पहले क्रिसमस के आसपास क्या हुआ था, और मैं बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जिस तरह की मेरी किस्मत है ये दोबारा हो सकता है। मैं क्रिसमस की शॉपिंग करके घर लौट रहा था। मेरी गाड़ी में मेरे परिवार वालों और मेरे रिश्तेदारों के लिए तोहफे रखे हुए थे। मैं अपनी बीवी के लिए लाए गए तोहफे के लिए खास तौर पर खुश था, लेकिन शायद मौसम नहीं चाहता था कि उस रात मैं अपने घर पहुंचूं। मौसम की जानकारी, क्षेत्र में बर्फीले तूफान के आने की आशंका है। सड़कें तुरंत बंद हो जाएंगी, सभी गाड़ियां निकटतम कवर से बाहर निकल जाएं। उसके बाद रेडियो भी खराब हो गया। मैंने आसपास देखा और कोसने लगा। बर्फ तो पहले से ही पड़ रही थी, लेकिन अब हालात कुछ ज्यादा ही बुरे थे। मैं जानता था कि बाहर निकलने का अगला द्वार कुछ दूरी पर है, इसलिए मैं समझ गया था कि मुझे कुछ वक्त यहीं इंतजार करना होगा। मैंने जगह देखकर अपनी गाड़ी साइड पर लगा दी और आराम से पीछे होकर बैठ गया। हवा तेज हो गई और तूफान और भी बदतर होता गया। शायद मेरी आंख लग गई होगी। अचानक मैंने अपनी गाड़ी की खिड़की पर आवाज होते हुए सुनी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक जंगली सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी, जिसने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने थे, मेरी गाड़ी के बाहर खड़ा था और मुझे खिड़की से घूर रहा था। उसका चेहरा कोई आम चेहरा नहीं था। उसकी नाक बहुत ही बड़ी और बदसूरत थी। साथ ही साथ उसकी आंखें पीले रंग की थी। उसके दांत टूटे हुए थे और उसके कपड़ों पर इस्त्री नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे सेंटा जैसे दिखने में मदद कर रही थी, वो थी उसकी दाढ़ी और घुंघराले बाल। मैंने उसे इशारा करके वहां से जाने को कहा, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला और लगातार खिड़की पर खट खट करता रहा। उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, वो भी उसकी बड़ी सी मुस्कान के जरिए, इतनी बड़ी जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। हे देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। एक ही झटके में वो गायब हो गया। वो पीछे हटा और फिर तूफान में कहीं खो गया। मैं अपनी गाड़ी से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी तक देख पा रहा था, तो ऐसा लगा जैसे वो गायब हो गया था। यह आखिर क्या था? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आजकल दुनिया में किस किस तरह के पागल घूम रहे थे। मैंने लंबी सांस ली और अपना फोन निकालने ही वाला था कि मैंने अपनी गाड़ी की छत पर किसी के चढ़ने की आवाज सुनी। वो आवाज और भी ज्यादा तेज होती रही और मैं उसे अजीब अजीब सी बातें करते हुए सुन पा रहा था। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो कौन था। मुझसे दूर हो जाओ, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से गाड़ी के बीच में आकर झुकने लगा। मैं अब भी उसे अपनी गाड़ी की छत पर नाचते और कूदते हुए सुन सकता था और अब मुझे गुस्सा आ रहा था।
मैंने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तूफान की वजह से इस क्षेत्र में सिग्नल नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी वजह से मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मेरी गाड़ी की छत पर कूदने की आवाज बंद हो गई और एक ही झटके के अंदर वो आदमी वापस से मेरे खिड़की पर आ गया। उसके चेहरे पर अब भी वो मुस्कान थी। उसने रेजर की मदद से मेरी गाड़ी की खिड़की पर निशान डालने शुरू कर दिए। ये वो रेजर था जो नई दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से मेरी गाड़ी की खिड़की का शीशा टूट रहा था। मैं डर गया और बिना सोचे मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में बर्फबारी और भी ज्यादा तेज हो गई और मुझे सामने बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी फिसलने लगी और अचानक एक गड्ढे में जाकर फंस गई। एक भयानक आवाज के बाद मैं जमीन में धंसे बड़े बोल्डर से जाकर टकराया और मेरी गाड़ी का दरवाजा खुल गया। मैं देख सकता था कि उस पर डेंट आ गया है और मैंने उसे बंद करने की बहुत कोशिश की। ये बात जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि दरवाजा जैम हो गया था और मैंने दूर से सेंटा को अपने करीब आते हुए देखा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और उसने अपने हाथ में विस्की की बोतल को कुछ ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो कोई ट्रॉफी हो। मैं घबराकर अपनी गाड़ी से उतर गया और भागने लगा। मेरे हाथ ठंड से सुन्न पड़ गए थे। मैंने मुश्किल से कुछ कदम आगे बढ़ाए होंगे कि मैं फिसल गया। तेज तूफान और जमीन पर गिरी बर्फ की वजह से मैं गिर गया। ओह। मैंने उसके हंसने की आवाज सुनी और फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो ठीक मेरे सर पर खड़ा था। खुद को बिना उठाए अपने हाथों और पैरों की मदद से मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने मुझे मेरे कोट के कॉलर से पकड़ लिया और मुझे अपने करीब लेकर आया। उसने एक छोटा फ्लास्क निकाला और उसमें से एक घूंट पिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैरी क्रिसमस, उसने मेरे कान में फुसफुसा कर कुछ कहा और जबरदस्ती मेरे होठों से उस बोतल को लगा दिया। मैंने उसे ना पीने की कोशिश की, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरा मुंह खोला और मुझे विस्की पिलाई। मुझे धुंधला दिखाई देने लगा और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में होश आया और मैंने अपने सामने एक पुलिस ऑफिसर को खड़े हुए देखा। शायद अब तुम्हें अपना शरीर अच्छा ना लगे, लेकिन कम से कम तुम जिंदा हो। मुझे लगता है कि वो सेंटा रेजर का इस्तेमाल सिर्फ मेरी गाड़ी के अंदर आने के लिए नहीं कर रहा था। पुलिस के अनुसार उस आदमी का असली नाम सेंटा क्लॉस ही था। उसने बहुत ज्यादा पी ली थी और वो पागल हो गया था। वो लोगों को रेजर का इस्तेमाल करके चोट पहुंचाता और उनके क्रिसमस के तोहफे लेकर गायब हो जाता था। उसने मेरे साथ भी वही किया, बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया था। क्रिसमस अब मुझे हमेशा अलग महसूस होगा और मुझे लगता है कि किसी ने सच ही कहा है कि ना जाने छुट्टियां आपके लिए क्या सरप्राइज लेकर आएं। हे गाइस, मेरा नाम ट्रिशा है। मैं कनाडा से हूं लेकिन कैलिफोर्निया में रहती हूं। मैं अपने देश को छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जितना वहां से दूर रहूं उतना ही अच्छा है। और मैं आपको बताती हूं कि ऐसा क्यों है। ये सब सर्दियों की एक रात को हुआ। मेरे पति शहर में देर रात तक काम कर रहे थे और मैं तेज बर्फीले तूफान के बीच अकेली थी। लाइट चली गई और घर के अंदर आने वाले या बाहर जाने वाले रास्ते बंद हो गए, यहाँ तक कि मेरे फोन में सिग्नल भी नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा बुरी चीज क्या थी? मैं घर पर अकेली नहीं थी। मैं मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए कुछ मोमबत्तियां जलाने की कोशिश कर रही थी जब अचानक मैंने हॉलवे से सीटी बजने की आवाज सुनी। मैं उस आवाज की तरफ गई। मैं जानना चाहती थी कि वो किस चीज की थी और तभी मैंने उसे देखा। वो एक भयानक आदमी था, लंबा और दुबला पतला। उसका चेहरा किसी बुरे हादसे के जैसा डरावना था और उसकी आंखें लगातार हिल रही थी। वो उतना ही डरा हुआ लग रहा था जितना कि मैं थी। शायद वो रास्ता खो गया था। हे, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? माफ करना, मैं यहाँ काफी वक्त से हूँ, लेकिन अब जाकर मेरे अंदर बाहर निकलने की हिम्मत आई है। क्या चाहिए तुम्हें? चले जाओ यहाँ से। मेरे पास गन है। तुमने इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन मैंने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि उसे लगे कि मेरे पास कोई हथियार है। तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर बहुत ठंड है, मुझे बस गले लगना है। क्या तुम मुझसे गले लगोगी? मुझे ठंड से नफरत है। वो मेरी दिशा की तरफ बढ़ा, इसलिए मैं भी धीरे धीरे पीछे होने लगी। क्या तुम पागल हो? पीछे हटो मुझसे। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास हथियार है। मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए वो जल्दी जल्दी मेरे पास आने लगा। मैं डाइनिंग रूम से भागी और किसी फर्नीचर के पीछे जाकर छुप गई। मैं उसके नीचे से देख सकती थी और मैं ये भी बता सकती थी कि वो अंदर आकर बहुत कंफ्यूज हो गया। उसके पैरों की आवाज सीढ़ियां चढ़ते हुए सुनाई देने लगी, लेकिन फिर अचानक अपनी दिशा बदली और मेरी तरफ आने लगा। पैरों की वो आवाज मेरे करीब आकर रुक गई और जब मैंने अपनी आंखें खोली और फर्नीचर के नीचे देखा तो वो जा चुका था।
डर की उस पल में मैंने उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। मुझे जल्द ही कुछ सोचना था। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उस फर्नीचर को हिला दिया और वो घुसपैठ जमीन पर जा गिरा। मैं पीछे देखते हुए जितना जल्दी हो सकती थी उतनी जल्दी अपने कमरे की तरफ भागी। उस आदमी के सर पर चोट आई थी, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो मुझे घूरता रहा और वापस खड़ा होने की कोशिश करने लगा। जब मैं अपने कमरे में पहुंची, मैंने दरवाजा बंद कर लिया और खुद के बचाव के लिए हाथ में कैंडल स्टिक पकड़ ली। जब तक मेरे दिमाग में दरवाजे को एक फर्नीचर से धकेलने की बात आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी बुरी तरह से मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ रहा था। जिस तरह से वो जान लगा रहा था, वो इतना हैरान कर देने वाला था कि ये वही आदमी है जो कुछ देर पहले घबराते हुए मुझसे गले लगने की बात कर रहा था। उसने लकड़ी के दरवाजे को आसानी से तोड़ दिया और अंदर आ गया। अपने उसी शर्माते हुए चेहरे के साथ उसकी आंखें मुझे देख रही थी। प्लीज, मैं तुमसे ज्यादा तो नहीं मांग रहा। तुम मुझे अस्वीकार क्यों कर रही हो? मुझे बस एक छोटी सी हग ही तो चाहिए। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? इससे पहले कि मैं उस पर वार कर पाती, उस आदमी ने क्रूर और निडर बल के साथ मेरी कलाई पकड़ ली और उसे जोर से दबाने लगा। उसने मेरी कलाई इतनी जोर से दबाई कि कैंडल स्टिक मेरे हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गई और मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई। हालांकि मेरे हाथ से मेरा हथियार छूट चुका था, वो अब भी मेरे कलाई जोर से दबाता रहा और फिर अचानक 1 सेकंड में उसने मेरी कलाई मोड़कर हड्डी तोड़ दी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम यही चाहती थी। जैसे ही उसने अपनी सफाई देना खत्म किया, वो आदमी मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने मुझे गले लगा लिया। उसने मुझे बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। मैंने खुद को उसे छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर मेरी ताकत खत्म सी होने लगी। मुझे सांस आना बंद हो रहा था। वो मुझे इतनी जोर से दबा रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे मेरे फेफड़े फट जाएंगे। मुझे अपने शरीर में एक अजीब सा दर्द भी महसूस हो रहा था। वो उस आदमी के नाखूनों का था। वो बहुत ही लंबे और नोकीले थे और गले लगते हुए वो अपने नाखून मेरे अंदर गड़ा रहा था। मैं सांस लेने में तकलीफ के कारण दर्द से चिल्ला नहीं पा रही थी और उस आदमी की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। अचानक जब मुझे लगा कि मैं बेहोश होने वाली, कि मेरे शरीर मेरा साथ देना बंद कर रहा है और मेरी रीढ़ की हड्डी टूटने ही वाली है, एक राहत मिली। घर की लाइट वापस आ गई और खुद को अकेला ना महसूस करने के लिए मैंने जो रेडियो ऑन करके रखा था वो जोर से बजने लगा। उस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने घुसपैठ को जोर से काट लिया और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उस पर एक बार फिर वार करने का प्रयास करना चाहती थी। मैंने अपनी बाएं हाथ से एक बार फिर कैंडल स्टिक उठाई और उसे मारने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई भी कदम उठाती, मैंने उसका चेहरा देखा और रुक गई। उसकी आंखें मेरी ओर जमी हुई थी और वो मुस्कुरा रहा था। ये पहली बार था कि मैंने उसे हंसते हुए देखा था। वो आदमी इंतजार कर रहा था कि कब मैं उस पर वार करूंगी। वो मेरा दूसरे हाथ को तोड़ने के लिए भी तैयार था। हाथ में कैंडल स्टिक लिए मैं पीछे होने लगी। वो भी उठा और सीटी बजाते हुए मेरी तरफ आने लगा। अब मेरे पास बचने का बस एक ही रास्ता बचा था। मैंने कैंडल स्टिक को खिड़की की तरफ फेंका और उसका कांच तोड़ दिया। फिर मैं वहां से कूद गई। जब मैं गिरी तो मैं बर्फ से घिर गई, लेकिन मैं इतनी ऊंचाई पर थी कि बर्फ के अंदर ही कहीं खो गई। मैं खुद को सतह पर लाने के लिए सफल हुई और कोशिश करके तेज भागने लगी। मैंने मुड़कर ऊपर खिड़की की तरफ देखा तो वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे आ गया। बर्फीला तूफान होने की वजह से मैं भागने की गति बढ़ा नहीं पा रही थी। बहुत ठंड थी और मेरा शरीर जम रहा था, लेकिन अगर मैं मरने ही वाली हूं तो इस तरह ठंड से मरना पसंद करूंगी। मुझे बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं जानती थी कि वो भी इतना दूर नहीं आ पाएगा। ओह, यहाँ बहुत ठंड है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। पीड़ा की वो चीख ही मेरी एकमात्र सांत्वना थी। वो आदमी भी मेरे साथ ही मरने वाला था। आखिरकार मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। क्या ये बर्फ की वजह से था या फिर उस आदमी के गले लगने की वजह से? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं चाहती थी कि अब मुझे मौत आ जाए। मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि कई हफ्तों बाद जब मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मेरे पड़ोस के कुछ लोगों ने मुझे देख लिया था और वो मुझे बचाने आ गए। हालांकि मेरे पड़ोसी डॉक्टर थे, लेकिन वो सिर्फ मुझे ठंड से मरने के लिए ही बचा सके। लेकिन वो मेरी टूटी हुई हड्डियों का कोई इलाज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जैसे ही तूफान के बाद रास्ता खुला वो मुझे हॉस्पिटल ले आए। जैसे ही मैंने पुलिस को सारी बातें बताई तो मुझ पर हमला करने वाले आदमी की तलाश शुरू हो गई, लेकिन वो जा चुका था। उस दिन के बाद मैं उस घर में कभी वापस नहीं जा पाई। मेरे पति ने इस बात को अच्छे से समझा और जल्द ही हम यूएस शिफ्ट हो गए। जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया था वो एक पागल था और वो कभी नहीं मिला। मैं नहीं जानती कि कब, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोबारा मुझ पर जरूर हमला करेगा। जब भी वो दिन आए मैं उसके पास नहीं आना चाहती।